हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में। जी दोस्तों, जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में किरचॉफ के नियम टॉपिक तैयार किया है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि इसके प्रैक्टिकल में एग्जाम द्वारा वाइवा में आप लोगों से कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका प्रैक्टिकल सबसे अच्छा हो। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जितने भी क्वेश्चन आपको समझाने वाला हूं, ये सारे ही क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चे एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें, सबके आंसर भी बताऊंगा, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, ठीक है। आप देखिए, प्रथम नियम को बच्चों हम संधि नियम के नाम से भी जानते हैं और इसको बच्चों हम धारा नियम के नाम से भी जानते हैं। यानी जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको संधि नियम के नाम से भी जानते हैं और धारा नियम के नाम से भी जानते हैं। इस बात को पहले याद रखें, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है देखिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। फार्मूला इसका होता है बच्चों सिग्मा आई इजिकल टू 0, ये इसका फार्मूला है। अब देखिए, थोड़ा मैं डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से क्लियर करता हूँ। मान लीजिए ये कोई हमारे पास संधि है, ये ठीक है, और इस संधि को मान लीजिए कोई करंट आ रहा है। ये जो करंट है मैं इसको नाम देता हूँ बच्चों I1 करंट, इसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए एक करंट और इस संधि की ओर को बढ़ रहा है, ठीक है। इस करंट को मैंने I2 नाम दिया, समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, आप देखिए ये दोनों करंट संधि की ओर आ रहे हैं, तो मान लीजिए एक करंट ये जो संधि से दूर जा रहा है, इसको मैंने I3 नाम दे दिया, ठीक है। मान लीजिए एक करंट मैं ओ ले रहा हूँ बच्चों, एक करंट ये बच्चों ये संधि से ये भी दूर जा रहा है, ठीक है। आप इसी प्रकार और भी दिखा सकते हैं किसी भी टाइप को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, मान लीजिए कोई संधि O है, ठीक है। तो इस संधि पर यानी बिंदु O पर सभी धाराओं का I1 I2 I3 और I4 इन सब का जो जोड़ होगा वो क्या होगा बच्चों, 0 होगा। यही किरचॉफ का बच्चे क्या नाम है, ये पहला नियम है, जिसे हम संधि नियम के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम धारा नियम के भी नाम से जानते हैं। इसका जो फार्मूला होता है सिग्मा आई इजिकल टू 0 होता है, जहाँ सिग्मा का मतलब होता है योग और आई का मतलब धारा, इन धाराओं का योग शून्य होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। तो चलिए देखिए, अब बच्चों हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जाता है किरचॉफ का द्वितीय नियम बताइए। देखिए, किरचॉफ के द्वितीय नियम को बच्चों हम पास का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का जो दूसरा नियम बच्चों, इसको पास का नियम भी कहते हैं और इसको बच्चों हम वोल्टता का नियम भी कहते हैं। याद रखना इस चीज को, वोल्टता का नियम भी बच्चों हम किरचॉफ के दूसरे नियम को कहते हैं, ठीक है। क्या होता है इसके स्टेटमेंट देखिए, मैं आपको बताऊं, ध्यान समझिए, ठीक है। किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पौष के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, यानी धारा यानी I और उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल यानी R, इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफलों का योग, सिग्मा भी लगाएंगे, ठीक है, उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जहाँ E है बच्चों ये विद्युत वाहक बल। तो ये दूसरे नियम का बच्चों स्टेटमेंट है। तो ये एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम बच्चों आप 100% याद करके जाएं, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। ये दूसरे नियम का बच्चों सब फार्मूला है। एक बार इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पौष के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है, उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये बच्चों दूसरा नियम हो गया, ठीक है। चलिए, अब बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, विद्युत धारा की परिभाषा तथा मात्रक, विद्युत धारा की परिभाषा तथा मात्रक, ठीक है। तो परिभाषा क्या होती है बच्चे विद्युत धारा की, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, विद्युत धारा की परिभाषा बच्चों ये होती है, किसी चालक में आवेश के बहने की दर को, जहाँ Q है आवेश और T है बच्चों समय, तो किसी चालक में बच्चों आवेश के बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इससे बच्चों हम I से प्रदर्शित करते हैं, समझ में आ रहा, यानी आवेश के बहने की दर क्या कहलाती है, धारा कहलाती है, समझ में आ रहा। मात्रा कैसा हो जाएगा बच्चों, कूलाम प्रति सेकंड भी हो जाएगा, या फिर इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है बच्चों क्या होता है, वो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रा होता है बच्चों क्या होता है, वो एम्पियर होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा की परिभाषा आपको समझ में आ गई हुई, क्या है देखिए, किसी चालक में आवेश के बहने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है I इजिकल टू Q अपॉन T होता है, जहाँ T अपॉन मारा है इसलिए वहाँ पे दर शब्द आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जाता है, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम जो आपका धारा नियम है, जो संधि नियम है, जो मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे
आपको बताना होगा किरचॉफ का जो प्रथम नियम जो संधि नियम है किस राशि के सिद्धांत पर आधारित है। तो बच्चों वो है आपका आवेश। ये जो प्रथम नियम है कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है बच्चों क्या है वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अब तुम ये कहोगे कैसे आधारित है, ये आप बताइए। देखिए आवेश की परिभाषा बच्चों ये होती है, आवेश का संरक्षण नियम ये होता है। आवेश का संरक्षण नियम आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो वही बच्चों यहाँ पर बात होती है। देखिए कहने का मतलब ये होता है कि एक करंट इधर से आ रहा है, एक करंट इधर से आ रहा है, यानी I1 और I2 करंट तो जा रहे हैं संधि की ओर को, ठीक है। तो ये आने वाला करंट वही संधि से दूर जा रहा है, I3 करंट जा रहा है और I4 दोनों करंट संधि से दूर जा रहे हैं ये, ठीक है। तो ये जो आने वाला करंट होता है ये जाने वाला करंट होता है, बिल्कुल बराबर होता है, ना करंट बढ़ता है ना करंट घटता है। यानी इसके जो संरक्षण नियम है बिल्कुल आवेश के संरक्षण नियम के अनुसार ही है। आवेश का संरक्षण नियम ये होता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। समझ में आ रहा है। तो वही बात इसके अंदर जितना करंट इधर को मान लीजिए I1 और I2 मिलकर के 10 एम्पीयर का करंट इधर को आ रहा है ऊपर, तो ये जो I3 और I4 है यही बच्चों 10, इनका जो जोड़ होगा ये भी 10 एम्पीयर ही होगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। अच्छा तो यह बात आपको समझ में आ गई कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम बच्चों वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अच्छा आगे आपसे पूछा जाएगा बच्चों किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है, किस राशि के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो जो दूसरा नियम बच्चों वो है आपका बच्चों आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित कई बार ये बोर्ड में पूछा गया है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है ये। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। सिद्धांत तो ये किरचॉफ का जो प्रथम नियम वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है और जो दूसरा नियम है, ठीक है, वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, आप अगला क्वेश्चन क्या देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ओम के नियम का सूत्र बताइए। ओम के नियम का सूत्र बताइए। तो ओम का नियम आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा और इंटर में भी है, ठीक है। V इजिकल टू क्या होता है आई आर होता है। क्या होता है बच्चों आई आर होता है। समझ में आ रहा है। तो ये ओम के नियम का स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया। जहाँ आई क्या है बच्चों धारा है, आर क्या है प्रतिरोध है और बी क्या है बच्चों विभवांतर है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। चलिए आगे समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को पूछा जा सकता है प्रतिरोध तथा विभव के मात्रक बताइए। प्रतिरोध यानी जो आर है, विभव यानी जो वी है, क्योंकि धारा का मात्रक तो हम समझ चुके हैं। धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है। तो बी और आर के मात्रक की बात यहाँ चल रही है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है बच्चों, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है ओम होता है, ठीक है। इसका सिंबल ऐसा बनाते हैं इस टाइप से, ये ओम है। अब विभव का जो मात्रक होता है बच्चों बोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों बोल्ट होता है। तो दोनों मात्रक उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको याद होगा जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चों हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सेल क्या होता है। देखिए सेल क्या होता है, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एक टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रोसेस को इसे क्या कहते हैं बच्चों हम सेल बोलते हैं। इसका एक ये बड़ा वाला डंडा जो होता है ये प्लस होता है, जो छोटा डंडा होता है ये माइनस होता है। समझ में आ रहा है। जो प्लस वाला होता है ये आपका एनोड होता है और ये आपका बच्चों माइनस वाला कैथोड होता है। समझ में आ रहा है। तो सेल एक ऐसी युक्ति होती है, सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। आपसे पूछा जाए कि सेल क्या होता है, कि सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो इसको आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आप बात करते हैं। देखिए अगला क्या देखिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, देखिए ये क्या होता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। चलिए देखिए मैं थोड़ा डायग्राम बना के आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। मान लीजिए हम इस सेल के माध्यम से हम यहाँ एक बल्ब जलाना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई हमने बल्ब बना दिया, ठीक है, ये समझने के लिए ये ठीक है। तो अब सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, देखो एकांक आवेश को यानी क्यू आर कितना 1 कूलम का वैल्यू होना चाहिए। क्यू कितना होना चाहिए 1 कूलम, ठीक है। तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो आइए बच्चों मेरी बात ये भी समझ में आ गई होगी। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है बच्चों उसका भी मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है। क्या होता है वोल्ट। इसका जो मात्रक की अगर हम बात करें मात्रक की, तो इसका जो मात्रक होगा बच्चों वो क्या होगा, जो विभव का मात्रक होता है यानी वोल्ट होता है इसका मात्रक भी। याद रखना इस चीज को, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर वही लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर हम किसी चालक के ताप को बढ़ा दें, किसी चालक को गर्म कर दें, यानी ताप को हम क्या करते हैं बच्चों बढ़ा दें,
तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन ताप का प्रभाव पूछा है। ठीक है, तो अगर बच्चों हम किसी चालक का ताप अगर बढ़ाते हैं, अगर ताप को आप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, जब हम किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो बच्चों उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अगर हम ताप को कम कर देंगे, ताप को अगर हम कम करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका कम हो जाएगा। इस बात को याद रखना, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ताप घटाने पर प्रतिरोध घटता है। तो बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और सारे ही क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये फिजिक्स के वाइवा के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए बच्चों, और कमेंट करके बताइए बच्चों वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और बच्चों इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हम कंटिन्यू वीडियो अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।